नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ और ये है लोकमत राजस्थान का एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पे। और इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धर्मदीप सिंह, जो सहायक आचार्य हैं मनोरोग SMS हॉस्पिटल जयपुर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पे। और मैं सबसे पहले तो सर आपसे ये एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों में दो बड़ी बीमारियां और शामिल हो गई हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एक स्ट्रेस। ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि शायद आज हर दूसरा इंसान कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप मनोरोग में डील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इन बीमारियों का कारण क्या है और आज के दौर में ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड में क्यों आ गई हैं? जी बिल्कुल। बदलते दौर के हिसाब से जैसे जैसे हमारी एम्बिशंस वगैरह बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ में प्रतिस्पर्धा की भी बात करें तो वो भी ज़्यादा हो रही है और आवश्यकताएं भी अधिक हो रही हैं। तो अगर हम बात करें कि स्ट्रेस एंग्जाइटी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो आजकल इससे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इसका एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि पहली बात तो हर आयु वर्ग को प्रभावित करती है। एक बच्चे से लेकर के एक बुज़ुर्ग तक हर व्यक्ति को इस प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती हैं और उन आयु वर्ग के हिसाब से उनके जो तनाव के कारण भी विभिन्न होते हैं। आज के दौर में जो है बच्चों को जो है शुरुआत से ही उनके करियर को लेकर के विभिन्न ऑप्शंस जो हैं, विकल्प हैं, उनके बारे में बताया जाना शुरू किया जा सकता है। और कई बार जाने अनजाने में अभिभावकों का या समाज का या परिवार का इस प्रकार का दबाव भी होता है कि उनको किसी विषय विशेष के अंदर ही आगे जा कर के बढ़ना है। साथ ही जो है सोशल मीडिया का ज़माना है तो साइबर बुलिंग के केसेस हो गए। बच्चे सोशल मीडिया के ज़रिए नई नई चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो कि उनके उम्र के हिसाब से भी जो है उचित नहीं है। तो बच्चों में अगर हम बात करें तो ये एक प्रमुख कारण जो है हम देखने को हमें मिलता है कि जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया का डोमिनेंस बढ़ रहा है और उसके बाद में जो ओवरऑल जो पिछले कुछ दशकों में बदलाव आया है, एक सांस्कृतिक बदलाव का दर्जा तो मैं उसे दूंगा, उसके कारण से भी ये चीज़ें हुई हैं। और जहाँ तक बात है कि वयस्कों में, तो वयस्कों में विभिन्न प्रकार के प्रचलन, भौतिकतावादी जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर के झुकाव शायद इतना अधिक कि आजकल लोग दिखावे के लिए बहुत सारी परेशानियों के बीच में चले जाते हैं। तो एक तरह से लाइफस्टाइल का जो चेंज आया है और कल्चरल चेंजेस जो आए हैं और इनका मिला जुला प्रभाव और साथ में एक सामाजिक दबाव कि आपको अपनी छवि एक समाज में इस प्रकार की रखनी है जो कि एक आदर्श हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं दूसरों के जीवन में अधिक रुचि लेकर के उनके बारे में कई बार इस प्रकार की जो है चीज़ें भी करते हैं जो कि उनकी ओवरऑल मेंटल वेलबींग पे है गलत असर डालता है। तो इमोशनल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की हमने जो बात करी और इसके अलावा फाइनेंशियल फैक्टर्स हो गए या कल्चरल फैक्टर्स हो गए, ये सारे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी या तनाव के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया का दौर है या सामाजिक कोई प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण आपको डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन हम कैसे पहचानें कि ये पर्सन जो है इस वक्त डिप्रेस्ड है, ये पर्सन अभी स्ट्रेस्ड है, इसके अंदर एग्जाइटी है? वो एग्जैक्ट लक्षण क्या है, वो ज़रा हमें अपने दर्शकों को बताइए। हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होके गुजर रहा है या अवसादग्रस्त है, उदास है, तो जाहिर है उसके जो व्यवहार में जो बदलाव हैं उसके पहले भूतपूर्व वाले व्यवहार से जो है वो काफ़ी अधिक जो है हमें देखने को मिलेंगे। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, अवसाद में है, तो एक व्यक्ति जो पहले बड़ा मुखर हुआ करता था, लोगों के अंदर काफ़ी हंसमुख हुआ करता था, जो अपनी सारी हॉबीज़ को भी अच्छे से परस्यू करता था, साथ में अपनी लाइफ में खुश रहा करता था, अचानक से वो ऐसा हो जाता है कि वो लोगों से कटा कटा रहने लग जाता है, उन चीज़ों में रुचि खोने लग जाता है कि जो उसको पहले अच्छी लगती हों, उसका आत्मविश्वास जो है वो कम होने लग जाता है और कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को एक मिसफिट के तौर पर देखने लग जाता है कि क्या पता जो है लोगों के बीच में मैं रहूँगा तो लोग जो है
मुझे इस रूप में स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अवधारणा उसको और निराशा की ओर ले जाती है, जिससे भविष्य को लेकर के और लोगों के सपोर्ट को लेकर के उसके जो जहन में है एक नकारात्मकता आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो और भी अधिक असहाय महसूस करने लग जाता है और जो है ना तो अपने कार्य में, ना अपनी खुद का ध्यान रखने में और ना अपने जो रिश्तों में जो है खुद को उतना अच्छे से इन्वेस्ट कर पाता है जितना कि वो पहले कर रहा होता है। सर, जैसे आपने बताया कि आत्मविश्वास डगमगा जाना और उसके बाद आप अपने आप को नेगेटिव फील करना, समाज में अपने फैमिली दोस्तों के बीच में ढंग से बात नहीं कर पाना, एक रुख चेंज हो जाना, उसके बाद एक स्टेप आता है जो कि शायद कहलाती है सुसाइड या आत्महत्या, जिसको कहते हैं कि मैं अब अपने मन से हार चुका हूँ। एक लाइन भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उसको भी अगर फिट करूँ, और आज का एक विशेष दिन भी है, आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये सब चीज़ें जब हम कनेक्ट करेंगे और आत्महत्या तक पहुंचता है अगर व्यक्ति, तो वो उस पर आप प्लीज़ थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आज 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आज की हम बात करें तो हमारा मुख्य ध्येय यही है कि आत्महत्या से संबंधित जितने भी मिथक हैं, भ्रम हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें और उसके कारणों को जानते हुए हम एक समाज के तौर पर इस प्रकार के प्रयासों को बढ़ावा दें कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की किसी मानसिकता से ग्रसित हो रहा है, इस प्रकार की कोई चीज़ सोच रहा है, तो बजाय उसे स्वयं तक सीमित रखने के वो अधिकाधिक जो है अपने निजी संपर्कों से या फिर किसी प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए जो है इन बातों को जाहिर करने में किसी भी तरह से वो ऐसा महसूस नहीं करे कि उसे जज किया जाएगा या फिर उसे कमज़ोर समझा जाएगा, ताकि एक समय पर अगर हम उसे एक मदद उपलब्ध करा सकें तो एक जो बहुमूल्य जीवन को हम बचा सकते हैं। वैसे भी इस बार का जो थीम रहा है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का, वो यही है कि किस प्रकार से जो है हम आत्महत्या के प्रति जो है समाज के अंदर जो नैरेटिव है काफ़ी लंबे समय से उसको बदल सकते हैं, ताकि जो बढ़ते हुए जो आत्महत्या के मामले हमारे सामने आ रहे हैं उनको कम किया जा सके। सर, जो डिप्रेशन के आपने सिम्टम्स बताए, और अगर हम सुसाइड करने से पहले के किसी पर्सन के सिम्टम जानना चाहें तो क्या ये लगभग सेम है या फिर कुछ ऐसा है जो डेवलप होता है डिप्रेशन के जरिए ही? अगर किसी भी प्रकार के मानसिक रोग जैसे कि डिप्रेशन की भी अगर हम बात करें तो उसका जो सबसे बुरा एक नतीजा है वो यही हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है अपना जीवन समाप्त कर ले। तो जो गंभीरतम रूप है डिप्रेशन का, उसमें एक व्यक्ति जो है सुसाइड जैसा कदम लेने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सतर्क और सजग हो जाना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति है, ये किसी भावनात्मक जो है परेशानी से गुजर रहा है और ये सुसाइड या आत्महत्या जैसा कोई कदम ना उठाए, तो जिसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति जो है आपसे इस प्रकार की बातें कर रहा हो कि मेरे बिना भी ये जो दुनिया है वो तो ऐसी ही चलती रहेगी, अगर मैं ना भी रहूं तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, या फिर आपसे एक कल्पनात्मक सवाल यही पूछे कि मेरे बिना ये क्या करोगे, तो इन सभी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हो सकता है वो व्यक्ति जो है इस प्रकार का किसी तरह की योजना पर काम कर रहा हो। साथ ही में कई बार हमने देखा है कि लोग जो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो दूसरों को देने लग जाते हैं जब लंबे समय तक एक किसी से कटने के बाद में, और इस तरह की चीज़ें कई बार सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले उनकी किसी भी डिजिटल डिवाइस पर या फिर इस प्रकार के जो चीज़ें वो कर रहे हों तो भी हमें देखना चाहिए। और अगर वर्तमान में अगर ऐसा देखने को मिले कि कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक किसी भी प्रकार का कोई नशा वगैरह कर रहा हो जो कि पहले नहीं किया करता था, या एक लंबे समय तक तनाव में रहने के बाद में अचानक से बिल्कुल शांत सा हो गया हो, उससे संपर्क भी कर पाना, मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया हो, तो ये इस प्रकार के बदलावों की तरफ बताता है कि जब कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन को लेकर के अधिक नकारात्मक हो गया है। करना ऐसे में हमको ये चाहिए कि बजाय बहुत ही अधिक सुझाव देने के हमें व्यक्ति विशेष के साथ में मौजूद रहना चाहिए, उसको अधिक से अधिक सुनना चाहिए। कई बार होता है कि हम जो है आत्मविश्वास देने
के उद्देश्य से कई बार जो है उसकी समस्या को बड़ा छोटा कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे पास में किस चीज़ की कमी है, अरे जीवन में तो बहुत कुछ है, इतनी सी चीज़ों से कैसे परेशान हो जाते हो। तो ये कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिससे कि व्यक्ति जो है अपनी परेशानी की जो गंभीरता को है छोटा होता महसूस करता है और वो आगे बता पाने में भी हिचकिचाहट महसूस करता है। तो हमें एक अच्छे श्रोता के रूप में जो है उसकी पूरी बात को ढंग से सुनना चाहिए ताकि उसको पूरा इस चीज़ का एहसास हो कि हम उसकी समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। कई बार लोगों के मन में भय होता है कि अगर हम सीधे तौर पर किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि उसको आत्महत्या के विचार आते हैं क्या, तो कहीं हम उनके दिमाग में ऐसी बात ला ना दें और वो कहीं वो ऐसा प्रयास ना कर लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक सबसे बड़ा भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति जो पहले से काफ़ी परेशानी से जूझ रहा है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक सहायता की तलाश में रहता है। अच्छा। तो ऐसे में जो उसके अंदर ये हेजिटेशन आती है, हिचकिचाहट आती है कि ये समस्या मैं किसी को बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ, और अगर आप इस चीज़ को भांप लेते हैं कि हो सकता है ये इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, तो बजाय आप अपने आप को रोकने के अगर आप सीधा उससे पूछेंगे, सीधा पूछने से मेरा तात्पर्य ये भी नहीं है कि अपन सीधा ये पूछें कि तू मरना चाहता है क्या। हम सीधा उससे ये पूछेंगे कि क्या तो आपके मन में इस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं आजकल कि जो है ये जीवन किसी काम का नहीं है या फिर है ना इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के जो स्पष्ट सवाल जो हैं अगर हम पूछें तो एक गुंजाइश रहती है कि एक व्यक्ति जो इस प्रकार की मानसिकता से गुज़र रहा है वो अपनी परेशानियां हमसे साझा करें, और कई बार जो है हम एक अच्छा उपाय उसको दे पाते हैं तो हम एक बहुमूल्य जीवन को इस प्रकार से बचा भी सकते हैं। सर, ये जो आपने बात बोली कि हम उनकी कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, काइंड ऑफ काउंसलिंग ही हो गई है, तो पेरेंट्स भी, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, और बात करते हैं बच्चे खुद कि हाँ मेरे को डिप्रेशन है, चाहे पढ़ाई का हो या सोशल मीडिया के जरिए हो, तो वो बच्चा या उसके पेरेंट्स जो है वो किस तरह से उसे एक पहले से छोटी ट्रेनिंग दे सकते हैं घर पे अपने लेवल पे कि ठीक है बेटा, जिंदगी में हार जीत लगी रहेगी बट आपको अपने मेंटल स्टेट के साथ में एकदम काम से काम करना है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि किसी भी तरह से किसी भी पेशे को या किसी भी विषय को जो है कभी भी अपने को इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि वो अपने जीवन का एक अंतिम लक्ष्य बन करके रह जाए। जी। सबसे पहले तो हमें जो है एक पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि फेलियर भी एक उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में जितनी की सक्सेस है। और आमतौर पर कई उदाहरण भी हैं हमारे सामने कि जिनमें जो लोग हैं अपने जीवन में जिन्होंने फेलियर्स देखे हैं वो आगे जाकर के उन्होंने भी वो और अच्छा किया है और काफ़ी अच्छा किया है। तो इस प्रकार के सकारात्मक उदाहरण भी दे सकते हैं, और शुरुआत से ही अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो बच्चा जो है आगे से कभी फेलियर में घबराएगा नहीं। ठीक है। साथ में जो है उस पर जो अत्यधिक दबाव बनाने के बजाय जो है बच्चे को अगर इस प्रकार से स्वतंत्र छोड़ा जाए कि आपके करियर के मामले में ये वाले ऑप्शंस जो हैं आपके पास में उपलब्ध हैं और आप अपनी रुचि से अगर इसको परस्यू करना चाहते हैं तो हम आपके साथ में खड़े हैं। चाहे उसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आती है तो आप खुल करके हमसे साझा करें, और या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी आती है आप खुल करके साझा करें। ना कि पहले से उनको एक रूल्स की लिस्ट दे दी जाए, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमको इससे बात नहीं करनी, उससे नहीं मिलना है। एक रिस्ट्रिक्टिव पेरेंटिंग के बजाय अगर हम बात करें तो एक जो पेरेंटिंग इस प्रकार की हो जो कि अथॉरिटेटिव तो हो, जिसके अंदर ये तो है कि एक सिंपल रूल्स ऑफ हाउस होल्ड जो है बच्चे को पता हो, और साथ साथ बच्चे को इतनी स्वतंत्रता भी दी जाए कि वो अपनी बात बता सके। कल को किसी परेशानी में तो आपको बता सके, कल को उसके दिमाग में कोई नकारात्मक बात आ रही है तो उसको वो जाहिर कर सके। तो अगर इस प्रकार की चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो अपने बच्चों को जो है इससे भी बचा सकते हैं। कल को ये भी हो सकता है कि बच्चे को कोई स्कूल में बुली कर रहा हो और वो आपको बता नहीं पा रहा हो डर के मारे, या फिर कई बार जो है आप अपने बच्चे को मोटिवेट करते करते जो है नकारात्मक तुलनाएं करने लग जाते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई तो इतना अच्छा कर रहा है, या तुम्हारा जो कंटेम्प्रेरी दूसरा बच्चा है वो इतना अच्छा कर रहा है, तुमको हमने सारी सुविधाएं दे रखी हैं फिर भी तुम कैसे नहीं कर पा रहे हो। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो है उनको मोटिवेट करने के बजाय बच्चों को के जो मानसिक तौर पर उन पर दबाव है वो अधिक बढ़ाती हैं, और जिससे जो उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है और नकारात्मकता भी उनके अंदर और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो थोड़ा सा ये है कि हम बजाय इसके हम उनके साथ में रहें, उनके साथ में मिलकर के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें,
तो हम एक अच्छे अभिभावक की भूमिका भी निभा पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि पेरेंट्स अगर इनिशियली एक बच्चे के थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग करते रहें, आप उसको ये चीज़ मोटिवेशन भी देते रहें, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी ना दें जिससे कि वो किसी गलत रास्ते में ना जाए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के दौर में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स के साथ साथ में ऑनलाइन गेम्स भी ऐसे बढ़ गए हैं जो कि कहीं ना कहीं सुसाइडल प्रवृत्तियों को जन्म दे रहे हैं, और बहुत सारे गेम ऐसे थे जिन्हें हाल की में बैन तो कर दिया है, लेकिन अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं कई ऐसे ऐप्स। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इसी चीज़ में डील कर रहे हैं और आज सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है, तो बच्चे कैसे उन ऐप से दूर रहें, और अगर मान ली खेल भी रहे हैं तो अपने आप को एक लिमिट पता हो उन्हें कि नहीं, इस स्टेप के आगे मुझे नहीं जाना है। जी बिल्कुल, जो हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति या जो बच्चे जो हैं वास्तविक जीवन में थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जो खुल करके अपनी भावनाएं लोगों को नहीं बता पाते हैं, अपने माता पिता को या नहीं बता पाते हैं, जिनका लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होता है, आमतौर पर वो इस काल्पनिक दुनिया में जो कि इंटरनेट की होती है वो अपने आप को इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। कई बार जो है वो इस प्रकार के हैंडल्स भी बना लेते हैं जहाँ डायरेक्टली उनकी आइडेंटिटी नहीं पता पड़ती, पर वो अपना जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो वहाँ पर जाहिर करते हैं, और वहाँ पर कई बार इस तरह के फ्रेंड्स वगैरह भी बना लेते हैं जो कई चीज़ों में उनको जो है नेगेटिवली गाइड करने लग जाते हैं, उनको इस इन्फ्लुएंस में लेकर के, क्योंकि उनको जो है रियल लाइफ सपोर्ट उनके पास में नहीं है, चाहे वो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से हो, चाहे वो इस वजह से हो कि उनके सोशल फोबिया हो, तो उनके पास में रियल फ्रेंड नहीं है, तो वो जो साइबर वर्ल्ड में जो है दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स या गेम्स हो गए, इनके ज़रिए अपने दोस्त बनाने लग जाते हैं, और इन अवास्तविक रिश्तों में या संबंधों में जो है वो इतना अधिक झुकाव महसूस करने लग जाते हैं, इतने अधिक लिप्त हो जाते हैं कि कई बार जो है रूल्स ऑफ गेम्स में इस प्रकार की चीज़ें जो कि लास्ट लेवल पे ऐड की जाती हैं, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि कुछ समय पहले एक इस प्रकार का गेम भी था जिसमें लास्ट जो चैलेंज या टास्क हुआ करता था वो यही हुआ करता था कि सुसाइड करना है आपको। तो उसके पहले एक पूरा प्रोसेस हुआ करता था जिसमें उस बच्चे को ब्रेन वॉश करके इस प्रकार से एक पीयर रिलेशनशिप डेवलप की जाती थी, उसके साथ में फ्रेंडशिप डेवलप करके उसको स्वयं पे डिपेंडेंट किया जाता था मानसिक तौर पर। तो आमतौर पर एक जो लोग वल्नरेबल होते हैं इमोशनली, लिमिटेड सर्कल वाले, वो इनके प्रभाव में आ जाते हैं और इस प्रकार की चीज़ें कर लेते हैं। तो एक पेरेंट और एक टीचर को हमेशा सजग रहना चाहिए, ऐसे बच्चे जो अपने आप में थोड़े खोए खोए रहते हैं, जिनको थोड़ा सा जो है लोगों के सामने अपनी बातें रख पाने में हिचकिचाहट महसूस होती है, तो उनके ऊपर अगर उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी या फिर जो है कि वो आम तौर पर अपना खाली वक्त में क्या चीज़ें करते हैं, अगर इन पे अगर थोड़ी नज़र रखेंगे तो इस प्रकार की जो घटनाओं से है बचना जो है ज़्यादा आसान हो पाएगा। सर, अगर हम पहले के दौर में देखें और आज के दौर में देखें, कंपैरिजन करें, तो पहले के दौर के जो लोग होते थे वो जनरली इतना चीज़ों को लोड पे नहीं लेते थे और उनको नहीं लगता था कि अब हम कुछ एक्सट्रीम हो गया लाइफ में तो अब सुसाइड करना है। लेकिन आज के दौर में अगर इंडिया में तो स्पेशली सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है, वहाँ पे तो बहुत जल्दी लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, और फिर वो सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक दोनों स्टेजेस का माइंडसेट कवर करें, अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो शायद वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ थे, उनकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आज मेरी शायद कहीं थोड़ी डगमगाएगी। तो उस कंपैरिजन पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस है या क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे अगर हम कारणों को एक्सप्लोर करें तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। तो जहाँ पहले हम सभी लोग जो है वो एक संतोष करना जो है, जिस हम एक पुरानी हमारी संस्कृत की एक फ्रेज भी है कि संतोषात परम सुखम, जहाँ पहले के लोग संतोष करना सीखते थे अपने पास में उपलब्ध संसाधनों में, वहीं पर आज हर व्यक्ति जो है उसकी अपेक्षाएं हैं कई गुना बढ़ चुकी हैं। ऐसे में छोटे छोटे जब फेलियर्स आते हैं बीच में, 100 लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकती जो वो लोग चाहते हैं। हो सकता है कोई आधे तक पहुंच जाएगा, हो सकता है कोई जो अपनी अपेक्षाओं का 10-20% कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, और उसके पीछे भी जो उत्तरदायित्व है कि वो दिखावा बहुत ज़्यादा होता है आजकल हर चीज़ का, जो है कि वो सामने वाले से खुद को भी कंपेयर करेंगे कि उसने ये कर लिया वो कर लिया है।
फिर अपने पीयर ग्रुप से कंपेयर करने लग जाएंगे कि उन्होंने अचीव कर लिया है, हम पीछे रह गए हैं। और साथ ही में जो है कि ऑटोमेटिक गिल्ट की तरफ लेके जाता है कि हाँ ये हम अचीव नहीं कर पाए या ऐसा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है भौतिकतावादी जो है दुनिया या सुखों से संबंधित हैं, ये जो है इन चीज़ों को, स्ट्रेस को बढ़ाती भी है और ये जो इस ओर भी लेके जाती है। और इस चीज़ को भी हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले मतलब वर्तमान में जो है मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ स्ट्रगल भी लोगों का बढ़ा है। जी बिल्कुल। कहाँ पर तो लोग जो है वर्क फ्रॉम होम को एक तरह से एक अच्छी चीज़ मान के चल रहे थे कि हाँ इसके बाद में थोड़ा सा वो घर के कंफर्ट्स में आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन उससे उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए। ठीक है, उनको सोशलाइजेशन का टाइम मिला करता था ऑफिस स्पेसेस में जाने का, वो आजकल वो नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं उससे भी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है। फिर जो है कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी होती है कि किस प्रकार से जो है जैसे मूवीज़ हो गई या सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पर जो है स्ट्रेस को से बाहर निकलने के दूसरे तरीके, जो कई बार हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार के मादक पदार्थ हो गए, चाहे वो शराब हो या दूसरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो है थोड़ा ज़्यादा जोर दे दिया जाता है। तो वो एक नई समस्या क्रिएट हो जाती है। कई लोग जो है खुद स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए इस रास्ते पर भी चल जाते हैं और वो एक और प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य से भी गए। और अल्कोहल अपने आप में जो है इन्फ्लुएंस के अंदर जो है सुसाइड की संभावना को बढ़ा देता है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेंटल इलनेसेस जो हैं वो हमेशा से रही हैं लोगों के बीच में। मतलब लोग हमेशा से है ना मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते आए हैं, पर कहीं ना कहीं एक समाज के तौर पर जो है जो हम अक्सर देखते आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है तो उसको एक कमजोरी का प्रतीक माना जाता है कि अरे ये भी कोई परेशानी होती है क्या, इससे भी कोई दिक्कत होती है क्या, सब कुछ तो ठीक है, रिपोर्ट सब सही आ रही। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उतनी ही सामान्य है जितनी कोई भी दूसरी बीमारियां होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की समस्याओं से गुजर भी रहा है तो हमें एक जो है बिल्कुल इस तरह का वातावरण रखना चाहिए कि वो अपनी उस बात को रख पाए। तो ताकि इस स्टिग्मा से हम जब तक बाहर नहीं आएंगे पूरी तरह से जो है हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जो कि इस परेशानी से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने इस दौरान ये भी बताया कि किस तरह से आजकल जो नशे बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं और युवाओं तक तो उनकी रीच बहुत आसान हो गई है। शराब है, सिगरेट है और पता नहीं तमाम तरह की ड्रग्स हैं जिनके शायद आपको और मुझे नाम भी नहीं पता होंगे। वो सब तरह के नशे आजकल दुनिया में चल रहे हैं। तो उन तक युवा जब हताश होकर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो एक डिप्रेशन और एक गलत ही रास्ता होता है, वो रास्ता वापस सही आने का तो है ही नहीं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस रास्ते से तो आपको बिल्कुल आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होने वाली? बिल्कुल, किसी भी प्रकार का नशा जो है वो आपको एक क्षण भर के लिए जो है अपनी उस तनावपूर्ण परिस्थिति या स्ट्रेस से दूर ले जा सकता है। जिसे डोपामीन कहते हैं ना, डोपामीन, एक इंस्टेंट डोपामीन। जी बिल्कुल, वो क्षणिक रूप से ही ले जा सकता है। लेकिन अगर लंबे रिकवरी की हम बात करें तो वो प्रोवाइड करा नहीं सकता। लंबे रिकवरी की जगह वो आपको एक लंबी प्रॉब्लम दे करके ही निकलेगा। जो चीज़ें आपको, जो खुशियाँ जो है एक आम जीवन शैली से मिल सकती हैं, उनके लिए भी आप एक तरह से नशे पे निर्भर हो जाओगे, क्योंकि बाकी चीज़ों के अंदर आपको उस प्रकार का जो है आनंद मिलना बंद सा हो जाएगा। तो सब्सटेंस डिपेंडेंस की तरफ जाओगे। फाइनेंशियली जो है आपको एक तरह से वो बैंकरप्सी की तरफ भी ले जाता है। कभी कभी आप अपने रिश्तों को वो समय नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए था, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय जो है इसी चीज़ में गुजर जाएगा दिन की किस तरह से इसको प्रोक्योर किया जाए कि रात को हम इसको इस्तेमाल कर सकें या दोपहर में ले सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी प्रकार के तनाव से अगर आप गुजर रहे हो तो नशा उसका कभी उपाय हो नहीं सकता। उसके लिए जो है आप या तो एक्सपर्ट ओपिनियन लें या फिर जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखें कि दूसरी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप हम बात करते हैं, कई लोग जो है स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो खुद की फिटनेस के ऊपर फोकस करते हैं, खुद के लिए एक पर्सनल गोल सेट करते हैं कि हाँ
मुझे जो है इतना जो है वेट लूज़ करना है, या कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मुझे जो मसल्स गेन करने हैं, या कुछ लोग जो है रनिंग के लिए शौकीन होते हैं तो वो मैराथन्स वगैरह में कई बार पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, मैराथन, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें जो हाइकिंग के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, ये एक पॉजिटिव वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस है। तो अगर आप ये चीज़ें करके अगर स्ट्रेस से बाहर आते हो तो आप एक तरह से नेचुरल वे में जो है अपने अंदर जो डोपामिन को बूस्ट कर रहे हो, ताकि आपको आपका मन भी अच्छा होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, और आपको किसी भी तरह के कोई केमिकल एजेंट पे जो है डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि अपने एक रेगुलर रूटीन के लिए भी, जो कि आपको शारीरिक के साथ में आर्थिक हानि भी दे रहा है। बिल्कुल, ये बात सर आपने बहुत अच्छी कही कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आज मन खुश नहीं है या फिर कुछ कोई तनाव है, तो फिटनेस जो है, सेहत पर ध्यान देना भी एक काफ़ी ट्रेंड में है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग चीज़ हो गई है आजकल। लेकिन सर अगर मैं आपके इस चीज़ की बात करूं कि आप खुद एक इसमें काउंसलिंग कर रहे हैं, इसमें आप डील कर रहे हैं, आप मेडिकेशन में डील कर रहे हैं जो कि एक माइंड रिलेटेड होती है, लेकिन आज भी, और आपने खुद ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि आज के दौर में भी चाहे समाज कितना भी एडवांस हो गया हो, चाहे भारत कितना ही एडवांस हो गया हो, लेकिन मानसिक बीमारी को कहीं ना कहीं बीमारी देखा ही नहीं जाता है, उसको एक दूसरी ही चीज़ में देखा जाता है, और साइकियाट्रिस्ट या किसी काउंसलर के पास जाना तो एक बड़ा ही चैलेंज है। तो वो आप कैसे एक मिथ बस्ट करना चाहेंगे और इस चीज़ को निकालना चाहेंगे कि ये कुछ गलत नहीं है? जी, सबसे पहली चीज़ बताऊंगा कि ऐसे चेंजेस जो होते हैं, जो कि एक तरह से शिफ्ट ऑफ अप्रोच ऑफ एन एंटायर जनरेशन है, तो ये वाले चेंजेस आने में मैं मानता हूँ इट टेक्स टाइम, कई बार 1 दशक भी लग जाता है, लेकिन जो आज के पेरेंट्स अगर इस चीज़ की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि उनके बच्चे जो इसको लेकर के ज़्यादा सजग होंगे आने वाले 10-20 साल में, और ये चीज़ जो है ये जनरेशनली पास ऑन होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यहीं से शुरू होती है कि हमें जो है शुरू से जो है थोड़ा सा विजिलेंट जो है अपने बच्चों को लेकर के रहना चाहिए। कई बार माता पिता डिनायल में रहते हैं कि नहीं, इतने से बच्चे को ये परेशानी कहाँ से आ गई, तो ऐसा नहीं आ सकती है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो तो आप उससे बात भी करें, उसकी बात को सुने समझें, और जो भी उचित सलाह है उसको दें। दूसरा ये है कि अगर हम अपने किसी कंटेम्प्रेरी को, हम अपने किसी दोस्त को, अपने किसी कलीग को देखते हैं कभी इस तरह से सफ़र करते हुए कि यार अचानक से शांत कैसे हो गया, आजकल ये तो नाने धोने खाने पीने का ध्यान भी नहीं देता है, तो नशे पत्ते ज़्यादा करने लग गया। तो कई बार कुछ लोग, 2 तरह की अप्रोचेस होती है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि ठीक है ये ऐसा हो गया कि इसको ऐसे ही करने दो, आपने को क्या लेना देना। और कुछ लोग जो होते हैं उनको थोड़ा सा एक समझदारी भरी अप्रोच रखते हुए उस चीज़ को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पहले सामान्य था वो अचानक से ऐसा हो गया, तो उससे बैठ करके अगर बात की जाए, इस वे में नहीं कि तुम्हारे साथ में कोई परेशानी मानसिक संबंधी तो नहीं है, है ना, उसकी बात को समझा जाए, कि वो ओपनली उसको सुनने का प्रयास किया जाए, और नशे के प्रति अगर उसको जो है सजग किया जाए तो ये फर्दर आपको हेल्प कर सकता है, बजाय कि उसको आइसोलेट कर देने की कि नहीं इसको तो कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, कि ये तो अब अपने ग्रुप का नहीं रहा क्योंकि सारी चीज़ें करने लगे। तीसरी चीज़ ये होती है कि कई बार पर्सनल ट्रेजेडी से लोग गुजर रहे होते हैं, तब भी वो अपने आप को सबसे जो है अलग थलग कर लेते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कई बार जो है उनके क्लोज सर्कल्स के अंदर जो है एक ये हो जाता है कि हाँ, हमारे प्रयासों के बाद में भी हम अगर इसमें नहीं मिल पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए हो सकता है माता पिता या दूसरे कोई क्लोज रिलेटिव हैं उनके ज़रिए अगर हम उनसे संपर्क करके थोड़ा बहुत अगर उनको एक साथ देंगे, अपनी मौजूदगी करके रीअश्योर करेंगे, तो निश्चित रूप से ये भी अपने आप में उनके लिए हेल्पफुल होता है। और प्रोफेशनल हेल्प कभी भी मतलब दूर नहीं होती है। आप कभी भी प्रोफेशनल हेल्प के लिए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ पे जो इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो इसी दिशा में सोचते हुए हो रहे हैं ताकि लोग आसानी से प्रोफेशनल हेल्प के लिए आ सके, साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच कर सकें। मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ की ओर ध्यान देना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में हम 24/7 जो है
एक हेल्पलाइन भी भारत सरकार के जो है इनिशिएटिव के ज़रिए रन कर रहे हैं, जिसका टोल फ्री नंबर है 14416। टेलीमानस हेल्पलाइन है। अगर किसी भी प्रकार की कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस से कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो अपनी समस्या को बेफिक्र होकर के इसमें आराम से डिस्कस कर सकता है। हमारे ट्रेंड काउंसलर्स जो हैं उचित समाधान के ज़रिए जो हैं उनको इस पर बताएंगे। बिल्कुल, ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये जो इनिशिएटिव है टेलीमानस वाला, इस पे अगर वाकई में आपको लग रहा है कि अब आप हताश हो गए हैं और आपको ज़रूरत है किसी एक ट्रेंड और किसी एक्सपर्ट से बातचीत करने की, तो आप ज़रूर इस पे जा सके बातचीत कर सकते हैं। सर अगली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में हर चीज़ फास्ट पेस्ड है, एवरीथिंग इज़ फास्ट पेस्ड। इंसान के पास चैलेंजेस भी हैं, कंपटीशन भी है, सब चीज़ें हमारे पास होंगी। कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन भी आएगा, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी आएगी, और कुछ हद तक वो ठीक भी है, ताकि आप अपने आप को बेहतर वर्जन को निकाल सकें। बिल्कुल। लेकिन उसका बचाव कैसे हो सकता है कि ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ में हैं, लेकिन हाँ हमें पता है हम इससे निकल जाएंगे? उसके लिए जो एक इंस्टेंट छोटे छोटे टिप्स जो आप देना चाहेंगे युवाओं को स्पेशली। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊंगा कि एंग्जाइटी या फियर जो है एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। अगर आप एंग्शियस नहीं रहेंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है कि आप उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जितना सा आपको करना चाहिए। हाँ, ये परेशानी का सबब तब बन जाते हैं तब जबकि ये इस स्तर पर आपको प्रभावित करने लगे कि आप अपना फोकस जो है अपनी प्रिपरेशन पे तो डाल नहीं पा रहे हैं और हमेशा जो है नकारात्मक परिणाम की ओर जो है आपका ध्यान जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं युवाओं को यही बताना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जो वो बहुत सीमित ना होकर के वास्ट हैं। आप हमेशा जब भी अपने करियर को लेकर के स्पेशली अगर प्लान करें तो हमेशा प्लान ए बी सी रखें, और किसी भी अगर एक तरह की अगर आप चीज़ के लिए जिसके लिए अगर लगे हुए हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप उसमें सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं तो ये कोई लाइफ का फेलियर नहीं है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का है। आप अपने तन्मयता के साथ या तो एक दूसरा प्रयास कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे विकल्प की भी तलाश करें, अगर आप अपने मन में जानते हैं कि आपको उस चीज़ में रुचि नहीं आ रही है तो आप दूसरे विकल्प की तरह तलाश भी करें। तो जो ख्याति है या फिर अच्छा जीवन है वो हर स्ट्रीम में पाया जा सकता है अगर आप अपना बेस्ट दें तो साथ में जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का आप पालन करें। अगर मैं एक मेंटल हाइजीन की बात करूं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करें। हेल्दी लाइफस्टाइल से हमारा मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, और जो है अपना भोजन जो है वो अच्छा भोजन लें, घर का भोजन लें, फ्रेश वेजिटेबल्स जो होती हैं वो लें। खुद समय दें खुद के शरीर को भी, सुबह उठने के बाद में व्यायाम करना, घूमना, ये सारी चीज़ें। मील्स बहुत ज़्यादा अपने स्किप ना करें, प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा सा दूर रहें, और एटलीस्ट आप जो है हफ्ते में 4 दिन एक 45 मिनट का वर्कआउट ज़रूर करें, ताकि जो है आप फिज़िकली भी हेल्थी रहें और मेंटली भी हेल्थी रहें। फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति जो फिज़िकली हेल्दी है लेकिन वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। और सिमिलरली अगर व्यक्ति कोई मेंटली हेल्दी नहीं है, इमोशनल हेल्थ जो है उसकी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकता। तो अगर हम दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे तो जो है ओवरऑल जो हमारा समग्र विकास है वो होगा, और इसके जो सकारात्मक परिणाम जो है आपको अपनी लाइफ में वैसे भी मिलेंगे, ताकि आप एक अच्छी तरह से अपने निर्णय ले पाएंगे, अच्छी तरह से अपने रिश्तों को भी निभा पाएंगे। सर आपने ये सब बातें बहुत अच्छे से बताई हैं, और आई एम श्योर कि जो युवा देख रहे होंगे उनको आपकी सारी बातें एकदम ढंग से समझ आ रही होंगी। लेकिन आज के दौर में एक चीज़ और बहुत ट्रेंड में है सर, आजकल लिव इन का कल्चर चल रहा है। आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज़ की सुसाइड की खबरें भी हमें आसानी से मिल जाती है और बहुत ट्रेंड में आ रही हैं ये भी। तो मैं दोनों चीज़ों को रिलेट करना चाहूँगी कि आजकल ये अट्रैक्शन, लिव इन और ये जो सेलिब्रिटी सुसाइड है, ये सब ट्रेंड है और ये कहीं ना कहीं एक आम इंसान को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो उस पर आप एक खुद इस मनोरोग में डील कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को स्पेशली?
सेलिब्रिटीज़ की सुसाइड करने की जो घटनाएं आ रही हैं उसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी होती है। कई लोग जो हैं उनको एक आइडल की तरह देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और जो स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फैंस जिनकी हम बात करें वो होते हैं, वो उनसे इतना अधिक कनेक्टेड फील करते हैं तो कि कई बार जो है जो ये इमोशनल या मेंटल ब्रेकडाउन जो है उनके अंदर भी देखने को मिलता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो चाहे सेलिब्रिटी हो, इस प्रकार की कोई अगर घटना होती है तो। पर निश्चित रूप से ऐसे समय में आवश्यक है कि अगर आप में इस प्रकार की कोई भावनाएं आ रही हैं तो जो है आप इस चीज़ को अपने मित्रों से या अपने परिजनों से साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आप उनके सानिध्य में बिताएं। अकेले रहेंगे तो नकारात्मक विचार आपको और भी अधिक होंगे। और जो दूसरी बात है वो ये है कि आप जो है अपने पर्सनल जो गोल्स हैं जो लाइफ के, उनके बारे में हमेशा एक चीज़ का आप ये ध्यान रखें कि जो है कि आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा मैटर करती है, बजाय इसके कि जो आपने जो गोल्स बना रखे हैं वो पाने ही पाने हैं। आप एक तरह से काम अगर कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं करते हैं कभी कि आपको जो जीना है आप या काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है आपका जीवन। आपके जीवन के दूसरे भी हिस्से हैं, आपका परिवार है, आपकी स्वयं की सेहत है, और एक आपकी स्वस्थ जीवन शैली है। तो उस ओर भी खुद को रखें। और अगर कभी भी हम विकल्पों की तलाश करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं। बिल्कुल सर, इस पूरे प्रोग्राम से हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जाना। आखिरी संदेश आप युवाओं को क्या देना चाहेंगे, जिसमें सुसाइड भी है, एक अच्छी और हेल्दी मेंटल हेल्थ, और कैसे आज के दौर में हर चीज़ आपके पास नहीं आना और आना, इस पर भी युवाओं को थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि हमेशा हर चीज़ आपको मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। वो एक फाइनल क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोकमत राजस्थान के जरिए? लाइफ को एब्सोल्यूट्स में डील करने के बजाय हमको जो है अपने श्रेष्ठतम प्रयासों के बाद में जो है ज़्यादातर जो है अपने को चीज़ें हैं उनके प्रति स्वीकार्यता आनी चाहिए कि ठीक है हम अपना श्रेष्ठतम प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद में वो उसका कितना हिस्सा या क्या परिणाम हमको मिलता है वो ज़्यादातर चीज़ें ईश्वर और भाग्य के हाथ में होती हैं ना। तो थोड़ा सा उसके लिए अपनी स्वीकार्यता रखें। और कोई भी अगर एग्ज़ाम है वो आपके जीवन से बड़ा नहीं है, तो हमेशा इसका ध्यान रखें। और साथ में अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप जीवन के जो सभी आयाम हैं उनके अंदर जो है एक अच्छा संतुलन जो है वो स्थापित कर पाएँ। जैसे कि आप अपनी जो है शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, आप जो है अपने जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है अपनी जो है रेगुलर हैबिट्स हो गई उनकी तरफ ध्यान रख सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं वो अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। जो रिश्ते हैं आपके जो निजी संबंध हैं उनके बारे में भी अगर हम बात करें तो उनमें भी ऐसा नहीं है कि कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति जो है किसी में इतना अधिक लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें जीवन की जो दूसरी चीज़ें जो है वो दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में जो है कि आप किसी एक सिंगल रिलेशनशिप के ऊपर जो है आपका जीवन निर्भर नहीं करता है, आप उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ों की ओर अपना जो है फोकस बढ़ाएं। और एक अपने किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण परिस्थितियां अगर आ रही हैं तो उसको दूसरी सकारात्मक चीज़ें करके जो है आप उससे बाहर आने का प्रयास करें, ना कि इस प्रकार की आदतें डेवलप करके जिससे आपके शरीर को हानि हो सकती है, जिसमें कि हमने बात की थी पहले भी कि किसी भी प्रकार का नशा हो गया या कोई भी खुद को आइसोलेट करना हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आई एम श्योर कि जो भी युवा देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं और जो कि छोटे बच्चे आजकल जो 13 साल की उम्र के भी हैं, 13 से पूरे 18 और उसके बाद वाली जो एज है, वो सब ये देख रहे हैं। और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है, संदेश दिया है। कोई भी नशा जो है वो आपको किसी भी तरीके की बीमारी से कभी भी सोल्यूशन नहीं दे सकता है। अगर आपको वाकई कोई हेल्प चाहिए तो एक्सपर्ट से बात करें।
सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया लोकमत राजस्थान की पूरी टीम के बिहाफ पे। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए हर बार इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ लाते रहेंगे ताकि आपको हम समाज के नए नए आयामों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।